Hello everyone, how are you? I hope all of you fit and fine. Today, as per my earlier lecture, मैं आज start करूँगी. I will start the incorporation of the company. But before knowing about the incorporation of company, we have to know about that the term is the promoter. Promoter के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रवर्तक क्या होता है. तो समामेलन पर जाने से पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रमोटर से, प्रवर्तक से. तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि हु इज़ द प्रमोटर. तो प्रमोटर नो डाउट एक व्यक्ति हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है. तो यहाँ पे अ पर्सन और पर्सन्स, व्यक्ति या व्यक्तियों, हु ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, जो किसी भी कंपनी को उसके मूर्त रूप में लेकर आते हैं. देन द अ पर्सन हु डिस्कवर्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, एक व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसरों को खोजता है. जैसे हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में कहा कि यदि हम किसी पेट्रोल पंप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल को ही हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम अपॉर्चुनिटी मानेंगे, इस विचार को, इस आइडिया को हम एक अवसर मानेंगे. तो इसकी खोज प्रमोटर करता है. देन अ पर्सन और द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स मीन्स वो गहन जांच करता है. गहन जांच का मतलब सीधा सा है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फिजिबल है या नहीं, वाइबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अर्निंग कितनी होगी, ये बिजनेस हम लोग मार्केट में यदि स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको कितने समय में हम वापस ला सकते हैं, हमारा टोटल हमारा फंड कितना इसमें इन्वेस्ट होगा. ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है. Then the next is a person or the person who assembles the necessary assets and the properties. एक व्यक्ति जो प्रमोशन की स्टेज में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो सारी संपत्तियों को और उन प्रॉपर्टीज़ को एकत्रित करता है, असेंबल करता है, जिनकी ज़रूरत बिजनेस को होती है, विच इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. एंड थर्ड इज़ द सीज द कंसर्न गोइंग, और वो अपने बिजनेस को, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस कंसर्न को या उस पर्टिकुलर उद्योग को या बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देखता है. तो प्रमोटर का सीधा सा मतलब होता है एक व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस के आइडिया को जनरेट करने से लेकर उसको एग्जिस्टेंस तक लाने के लिए वो सारे एफर्ट करता है. वो जो एफर्ट करता है वही व्यक्ति आपका प्रवर्तक होगा या प्रमोटर होगा. एक प्रमोटर वही हो सकता है, प्रवर्तक वही व्यक्ति हो सकता है जो बिजनेस के आइडिया की खोज करने से लेके उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने तक, यानी उस विचार को क्रियान्वित करने तक के सारे प्रयास जिस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं वही प्रवर्तक होता है. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द लायबिलिटीज़ और द फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर. प्रमोटर की क्या लायबिलिटी होती है, यदि हम लोग इसकी बात करें तो प्रमोटर सीधा सा आइडिया ऑफ कंपनी फॉर्मेशन. यदि प्रमोटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि प्रमोटर का सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है किसी भी कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए आइडिया को जनरेट करना. जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि कंपनी निर्माण का विचार करना, पहला इसका है कंपनी निर्माण का विचार करना. दूसरा जो इसका है इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ आइडिया. तो पहले में आइडिया ऑफ कंपनी फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि जिस कंपनी या जिस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आइडिया कैसा होगा उसके बारे में सोचना, उसके सारे पहलुओं के बारे में पहले डीप थिंकिंग करना, गहरी उसके बारे में सोच पैदा करना, ये पहला दायित्व होता है प्रमोटर का. दूसरा होता है इसका इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ आइडिया की या जो विचार है उसकी गहन जांच करना, या विस्तृत रूप से इसको विश्लेषण में हम लोग कह सकते हैं, विस्तृत रूप से विश्लेषण करना, ये इंटेंसिव का मतलब हुआ. विस्तृत रूप से विश्लेषण को यदि हम लोग दो पार्ट में बांट दें, व्हाट विल बी एंड द सेकेंड इज व्हाट इज़, क्या होगा या क्या होगी, या फिर
क्या है। तो क्या है में वो किन चीज़ों को कंसीडर करता है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग अ न्यू बिजनेस। किसी भी नए व्यवसाय के लिए सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, टैक्स की क्या पॉलिसी है, इंसेंटिव किस तरह से मिल रहे हैं, सब्सिडी की क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट ने किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे कुछ रिबेट दिए हैं, कुछ छूट दी हैं या कुछ अवसर प्रदान किए हैं, तो उसके बारे में जानना। दूसरा, बाज़ार में मांग क्या है कि व्हाट इज़ मार्केट बिहेवियर और द रीसेंट ट्रेंड ऑफ मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। जिस बिज़नेस को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या वो ट्रेंडिंग है या वो ओल्ड है या वो वाइबल नहीं हो सकता, वो फिजिबल नहीं हो सकता है। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं, व्यवहारिक है या नहीं है। दूसरी बात, प्रेजेंट टाइम में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के व्यवसाय बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में जानना। और ये भी देखना कि जिस बिज़नेस कंसेप्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं वो फुली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, वो हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या वो ईजिली एडॉप्ट होगा, सोसाइटी मार्केट उसको आसानी से स्वीकार करेंगे, इसकी जांच करना। देन व्हाट विल बी, क्या होगा, व्हाट विल बी अबाउट द प्लांट लेआउट, हमारा संयंत्र अभिन्यास किस तरह का होगा, या जो हमारा प्रपोज़ल है उसकी सक्सेस के लिए ये देखेगा कि उपक्रम का स्थान क्या हो सकता है, मशीन्स कहाँ से आएंगी, देन एम्प्लॉइज़ कितने लगेंगे, उसकी हमारे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब बिज़नेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यदि मार्केट ट्रेंड को नहीं जानेंगे, यदि हम कंज्यूमर बिहेवियर को, मार्केट बिहेवियर को नहीं एनालिसिस करेंगे, बाज़ार का विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए यदि हम एक ऐसी कंपनी को कश्मीर में जाकर डालना चाह रहे हैं, किसी ऐसे बिजनेस को जो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, या ऐसा समझ लें कि यदि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही कोई बिजनेस कंसर्न स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ ईजिली एडॉप्टेबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ यदि हम लोग खान पान की बात करें, यदि हम एक ऐसी कंपनी बनाने जा रहे हैं जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जो खाद्य पदार्थों को बनाएगी और वो खाद्य पदार्थ उत्तर भारत में चलन में नहीं है। जैसे हम लोगों के इधर पे कोकोनट ऑयल, यदि हम कोकोनट ऑयल की कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो वो कोकोनट ऑयल बनाकर यदि हम उसको यहाँ पे सेल करना चाहेंगे तो उसके कंज्यूमर इतने नहीं होंगे जितने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल या सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल के हमारे कस्टमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे वाइबिलिटी हमारे कोकोनट ऑयल की होगी लेकिन लिमिटेड होगी। जितना हमने एस्टिमेट किया होगा प्रॉफिट, उतना हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस प्रमोटर करता है और ये एनालिसिस कब होता है? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो तीसरी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो या तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है असेंबलिंग द सोर्सेज, विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण करना, जिसको मैंने बार बार कहा है कि विभिन्न साधनों में आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी जो किसी भी यूनिट को, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, जिनके बिना हम कंपनी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते या उसको एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, इन सोर्सेस को असेंबल करने के लिए प्रमोटर उन सारे इंस्टीट्यूट से, उन एक्सपर्ट से अपनी कनेक्शन डेवलप करता है, संपर्क स्थापित करता है, जो किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में उसकी हेल्प करते हैं, या उन जानकारियों को लेने के लिए जो एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, एक कंपनी की स्थापना के लिए जिन बातों की जानकारी ज़रूरी है, उसकी काउंसलिंग करता है वो अदर पर्सन से। तो ये कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट भी होते हैं और ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो एज अ काउंसलर काम करते हैं, जो हमारे लिए सलाहकार का काम करते हैं। उनसे हर तरह की वो जानकारी लेता है। जैसे
फाइनेंस हमें कहाँ से मिल सकता है, वित्त हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या हमारे पास गवर्नमेंट की यदि पॉलिसी है तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, क्या लाभदायक होगा, और यदि मार्केट में हम जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं क्या वो फिजिबल है या नहीं, वो यदि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल होगा या नहीं। ये सारी चीज़ों की काउंसलिंग के लिए या इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए वो अदर पर्सन या स्पेशलिस्ट या अदर इंस्टीट्यूशन से कनेक्शन डेवलप करता है। ये भी इसकी एक लायबिलिटी या फंक्शन है। फोर्थ इसकी जो लायबिलिटी है वो अरेंजिंग फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय का जो रक्त है वो उसका वित्त होता है। यदि किसी भी बिजनेस में लेस कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, कम पूंजी यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम सक्सेस नहीं होंगे, और यदि ज़रूरत से ज़्यादा हमने यदि कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पर भी हमारा जो कैपिटल है वो लॉस में जाएगा, क्योंकि हम उसको प्रॉपर वे में, उसको ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। यदि हमने कम पूंजी लगाई तो भी हमारा व्यवसाय हानि में जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा यदि हमने पूंजी लगा दी तो हम उस अधिक पूंजी का विदोहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बाकी पूंजी भी हमारी जो कैपिटल होती है वो लॉस में चली जाती है। तो पहला होता है फाइनेंशियल एस्टिमेशन, ये जानकारी लेना या इस बारे में वो सारा नॉलेज लेना कि टोटल हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारा जो बजट होगा इस कैपिटल के, इस कंपनी के लिए वो कितना हो सकता है। दूसरा, थिंकिंग अबाउट सोर्सेज, प्राप्ति स्रोतों पर विचार करना कि हमारे लिए जो कैपिटल होगी, फंड होगा, वो कहाँ से होगा, ओन कैपिटल कितनी होगी, व्यक्तिगत पूंजी कितनी लगाई जाएगी। दूसरा, बाकी यदि हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है तो उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं, यही थर्ड में आ जाएगा, शेयर कैपिटल और द डिबेंचर, अंश पूंजी और ऋण पत्र। तो यदि शेयर कैपिटल और डिबेंचर के बारे में वो थिंकिंग कर रहा है, इसके बारे में यदि वो सोच रहा है, तो सबसे पहला उसका काम होगा डू कॉन्ट्रैक्ट या डू एग्रीमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर फ्रॉम द बैंक्स, अंडरराइटर्स एंड द ब्रोकर्स। वो उन लोगों से संपर्क करता है, उन लोगों से एग्रीमेंट करता है जो उनको उस व्यक्ति को शेयर के इशू करने में और डिबेंचर के इशू करने में काफ़ी हेल्पिंग होंगे, या एक एजेंसी के फॉर्म में काम कर सकते हैं। एजेंसी का मतलब हुआ कि कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी की तरफ से ये लोग शेयर्स के लिए इश्यूज़ निकाल सकते हैं, अंश का निर्गमन निकाल सकते हैं, या आईपीओ भी जिसको बोलते हैं। आईपीओ का मतलब आप लोगों को पता होगा, है ना, तो आईपीओ निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो बैंक से कंसल्ट करेगा या बैंक से एग्रीमेंट कर सकता है, अंडरराइटर अभिकोपकों से मिल सकता है, या फिर ब्रोकर के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकता है। ये भी उसकी अपनी एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट जो उसकी लायबिलिटी है वो है अरेंजिंग फाइनेंस फॉर प्रिलिमिनरी फंक्शंस, प्रारंभिक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करना। ये प्रारंभिक कार्य कौन से होते हैं, यदि हम इनकी बात करें तो ये जो प्रारंभिक कार्य होते हैं, ये प्रारंभिक कार्य का सीधा सा मतलब जब कंपनी के फॉर्मेशन को स्टार्ट किया जाता है और उसके इनकॉर्पोरेशन तक पहुंचने तक बीच में जो सारे खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हों या कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड हों, या किसी भी चीज़ की काउंसलिंग के लिए जो अमाउंट पे करना हो, वो सारे के सारे फाइनेंस का अरेंजमेंट भी करना ये प्रमोटर की ही जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट जो है आपका अरेंजिंग फाइनेंस में इतनी सारी चीज़ों को वो कंसीडर करेगा, फाइनेंस एस्टिमेशन से लेके प्रिलिमिनरी फंक्शन तक। नेक्स्ट जो इसका रहेगा इनिशियल एग्रीमेंट करना, या इसी को हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के लिए कंपनी सचिव की नियुक्ति करना इसका एक दायित्व है। दूसरा, फर्स्ट डायरेक्टर्स को खोजना और उनको अपॉइंट करना, प्रथम निदेशकों को खोजना और इनका अपॉइंटमेंट करना, ये भी इसका एक काम होता है। इसके साथ ही साथ में परचेजिंग ऑफ द लैंड एंड द मशीनरी, भूमि और मशीन की खरीदारी के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के अपॉइंटमेंट के लिए भी, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी ये अनुबंध कर सकता है। तो
ये उसका इनिशियल एग्रीमेंट हुआ या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा इसका गेटिंग लाइसेंस। प्रमोटर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस लेवल पे या जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मोटिव के लिए वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहा है या जिस वो आइडिया पे काम कर रहा है, यदि उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लेना भी प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है परचेजिंग इसेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रिपेयरिंग द इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। वो कंपनी को कंपनी के रजिस्ट्रेशन और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर होते हैं। पहले से वो प्रिपरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन के पहले या रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं और ये डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट वो तैयार कराने की या करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराने में, इनको बनाने में वो कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेता है या फिर इसके लिए एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ऑडिटर भी होते हैं, वो इनकी हेल्प से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराता है। और लास्ट जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है नेम ऑफ कंपनी, डिसाइडिंग द नेम ऑफ कंपनी। प्रमोशन और या फिर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से पहले, कंपनी के पंजीयन और कंपनी के समामेलन से पहले ही कंपनी का नाम डिसाइड करना, कंपनी का नाम क्या होगा, इसके बारे में जो भी तैयारियां होती हैं वो प्रमोटर ही करता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे कुछ जो बात कंसीडर करने वाली है, ध्यान देने वाली है, वो ये होती है कि कंपनी का नाम क्या होगा। इसके साथ में दूसरा ये देखना कि कंपनी का नाम ऐसा ना हो जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हो, किसी अदर कंपनी से मिलता जुलता हो। तो यदि किसी अदर कंपनी से नाम मिलता जुलता हुआ तो वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। इस बात में इस तरह की भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि 2 कंपनियों का नाम एक जैसा है तो ये कौन सी कंपनी है। तो इसलिए नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये कर्तव्य थे। अब हम लोग बात करेंगे अधिकारों की कि प्रमोटर के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो राइट्स ऑफ द प्रमोटर्स में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता है राइट्स रिगार्डिंग गेटिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अभी हम लोगों ने कुछ बात करी थी पहले लायबिलिटीज़ में कि प्रीलिम्स एक्सपेंसेस को करने की जिम्मेदारी जो लायबिलिटी होती है वो प्रमोटर की होती है। तो जब कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो कंपनी अपने इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनी से बाद में ले सकता है, वो इसको प्राप्त कर सकता है जितने एक्सपेंसेस या जितने व्यय उसने पहले किए हुए हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में देने वाली ये होती है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट उसका कंपनी के साथ में होना चाहिए। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसको हम लोग कहते हैं निर्माणी व्यय, राइट रिगार्डिंग गेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। प्रीवियसली या बिगनिंग टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रमोटर करता है, निर्माणी व्यय करता है, उसको भी पाने का अधिकार जो होता है वो प्रमोटर के पास होता है और वो कंपनी से इसकी रिकवरी करा सकता है। रिकवरी का मीन्स इसको अर्न कर सकता है, इसको वापस ले सकता है। देन थर्ड इज़ द गेटिंग द राइट रिगार्डिंग गेटिंग द रेमुनरेशन। कंपनी के कंस्ट्रक्ट में उसके फॉर्मेशन के कंस्ट्रक्ट में कंपनी से प्रमोटर रेमुनरेशन ले सकता है और कंपनी के साथ में प्रमोटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है रेमुनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने पारिश्रमिक को वो कंपनी से ले सकता है। उसने कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य किए हैं उन सारे कार्यों के लिए वो कंपनी से एक पारिश्रमिक या एक राशि प्राप्त कर सकता है। तो ये उसके राइट्स थे। अब हम लोग बात आगे करेंगे कि व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, कि प्रमोटर की क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं। इसमें फर्स्ट जो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोगों को जानने वाली हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है लायबिलिटी
ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ये स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रमोटर्स में कि लाइबिलिटी ऑफ द फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक प्रमोटर स्टैंड इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द कंपनी ही प्रमोट्स। जब प्रमोटर कंपनी के कार्यों की बात कर रहा है, वो जहाँ पे हम सद्विश्वास की बात करते हैं, तो प्रवर्तक को सद्विश्वास का संबंध होने के कारण सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस तरह के फैक्ट को उसको डिस्क्लोज़ करना होता है, यदि हम लोग इसकी बात करें कि यदि कंपनी के फॉर्मेशन के समय, कंपनी को बनाने के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और द इनडायरेक्टली, उसने किसी भी तरह का बेनिफिट यदि अर्न किया है, किसी भी तरह का यदि उसने प्रॉफिट अर्न किया है इस पूरे प्रोजेक्ट से, इस बिजनेस आइडिया से, उसके पर्टिकुलर हर जो स्टेप्स हैं, यदि इससे उसने कहीं से कुछ भी अर्न किया है तो उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात है यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, टू रिटर्न सीक्रेट प्रॉफिट मेड। यदि उसने कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान या किसी भी तरह का कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको भी डिस्क्लोज़ करना होगा और ऐसे प्रॉफिट को उसे कंपनी को रिटर्न करना होगा। तीसरी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रारंभिक अनुबंधों के लिए दायित्व। प्रारंभिक अनुबंध यदि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी उन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बार्ड नहीं है, उसको मानने के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में यदि देखा जाए तो प्रमोटर उन सारे प्रीलिम्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, व्यक्तिगत जिम्मेदार होता है, बशर्ते कि कंपनी यदि ऐसे एग्रीमेंट्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है प्रमोटर के बेसिस पे, प्रमोटर के बिहाफ पे, यदि कंपनी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मान लेती है, उसको अपना लेती है, या वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह में उन्हीं के साथ में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो ये जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिनको कंपनी नहीं मान रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोटर। नेक्स्ट जो है वो है फॉर फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्ट्स। यदि प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण में शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर को इशू करने से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट दिया गया हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोटर की होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा फंक्शन ऑफ प्रमोटर के केस में, प्रमोटर जितने प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसको तैयार करवाता है विद द हेल्प ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, विद द हेल्प ऑफ द ऑडिटर, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट। तो ऐसी कंडीशन में यदि उसमें कोई फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट दिया गया हो, कोई मिथ्या वर्णन की गई हो, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रमोटर, न कि कंपनी। लाइबिलिटी इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समापन के दौरान पर भी कंपनी का समापन के दौरान भी पूरा दायित्व बनता है प्रमोटर का। किस बात का दायित्व बनता है? यदि हम लोग इसकी बात करें कि यदि समापन के दौरान किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी ट्रिब्यूनल ने प्रमोटर के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट कर दी कि उसने फ्रॉड किया है या कोई मिस स्टेटमेंट रहा, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक एग्जामिनेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर सेक्शन 447 के तहत उसको पेनाल्टी लगाई जा सकती है, या उसको जुर्माना भी हो सकता है, साथ में उसको सज़ा भी हो सकती है, फाइन और पेनाल्टी दोनों हो सकती है।
कब होगी? जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, कंपनी का समापन होने जा रहा है, और यदि किसी व्यक्ति ने या ट्रिब्यूनल ने प्रमोटर के खिलाफ यदि ये चीज़ कही कि इसने कपट किया है, तो उसको पब्लिक एग्जामिन किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, और जांच करने पर यदि प्रमोटर दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है, या फिर सिर्फ सज़ा भी हो सकती है, या फिर सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपने इस पूरे लेक्चर में प्रमोटर के बारे में पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन पर जाने से पहले, समामेलन पर जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था कि प्रमोटर है कौन, उसका काम क्या है, उसकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या राइट्स हैं। क्योंकि बार बार हम लोग ये टर्म पढ़ रहे थे अभी तक, प्रमोटर, तो इट मीन्स प्रमोटर कंपनी के लिए एक पिलर का काम करता है। पिलर इन द सेंस, जैसे हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो हमारे लिए पिलर या फिर नींव की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्रमोटर उसी की तरह एक्ट करता है, उसी की तरह कार्य करता है। तो सो स्टूडेंट, आई होप now you are very clear about that the term of the promoter, their liabilities, their function and their rights. आप लोग इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से प्रमोटर से रिलेटेड सारे नोट्स बना सकते हैं, और साथ में आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से, बिगनिंग से लेकर एंड तक बहुत ही थॉरोली देखिए, उसकी स्टडी करिए, उसको समझिए, और आई होप प्रमोटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अराइज होंगे आपको सबके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। सो click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.